नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएस टीजीटी के लिए हमने क्लास शुरू कर रखी है और हिस्ट्री की 2 क्लास हो चुकी हैं। हमने किया था लास्ट 4th एंग्लो मैसूर वॉर, वहां तक हमने कर लिया था। टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी थी और लेकिन उस बीच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि उस बीच कौन वाइसराय था। आज हम वो वाइसराय करेंगे। सबसे पहले कि कौन से वाइसराय कब आया था और उसने क्या अपने टाइम पीरियड में क्या काम किया था, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई क्विक रिवीजन हिस्ट्री का करना चाहता है तो वो इस क्लास से कर सकता है आसानी से, क्योंकि हमने इस पोर्शन को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो एनसीईआरटी का जो बेस है उसको लेकर ही इसको पूरा डिजाइन किया है। शुरुआत करते हैं वारन हेस्टिंग से, लेकिन इससे पहले 2 वाइसराय थे, यानी 2 गवर्नर थे। नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद आए थे। उसके बाद हेक्टर मुनरो भी रहे थे, लेकिन जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव एक प्रॉपर गवर्नर बन गए थे। लेकिन जब कंपनी के ऊपर रेगुलेशंस आए, कहां से? इंग्लैंड से, यूके से। जब रेगुलेशंस आए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां से जो एक प्रॉपर चैनल बन गया कि हम पूरी कंपनी को होल्ड में रखेंगे। और वहां से जो वाइसराय और जो गवर्नर जनरल का जो सिस्टम शुरू हुआ था, वहां से वारन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। याद रखना, ये जो टाइटल है ये चेंज होगा टाइम टू टाइम। कैसे चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा पूरा। जैसे 1833 में आएंगे, जब चार्टर एक्ट आएगा, तो वहां जब विलियम बेंटिक आएंगे तो उनका जो ये पूरा करेक्टर है वो बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड देन जब 1857 में आएंगे तो वहां जब यही जो कैरेक्टर है ये वाइसराय में चेंज हो जाएगा। हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं वारन हेस्टिंग से। ये सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। दूसरा, इनके टाइम पीरियड में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई थी। ये जो क्या करती थी, ये पूरी सोसाइटी ये एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करती थी। दूसरा, जो वारन हेस्टिंग थे वो एक विजनरी सोच के आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो मुस्लिम की लैंग्वेज है, जो संस्कृत है, हम उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो हमें आगे कंपनी में देखने को मिलेगा। इस चीज को लेकर उन्होंने पूरे एनकरेज किया। जो भाषाएं थी वहां की, जो लोकल भाषाएं थी, जैसे थी संस्कृत थी, पर्शियन थी और दूसरा अरेबिक थी, इन सबको प्रमोट किया। एक इनके टाइम पीरियड में एक रिंग फाइनेंस की पॉलिसी आई, यानी इन्होंने क्या किया, तो पूरे सिस्टम को इन्होंने, जैसे ये ब्रिटिशर का एरिया है, इसके साइड में एक बफर जोन बना दिया। इस बफर जोन को ही रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये कब आई थी? ये 1775 के आसपास आई थी। इसके बाद जो पॉलिसीज आएंगी, जैसे सब्सिडरी अलायंस की आएगी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की आएगी, वो सारी चीजें भी बताऊंगा क्या क्या होती है। लेकिन आप एक बार ये समझ लीजिए रिंग फाइनेंस की, क्योंकि इसने बफर जोन बना लिया। बफर मतलब कि आपको ब्रिटिश राज तक पहुंचने के लिए आपको ये एरिया कवर करना पड़ेगा, इस एरिया से लड़ना पड़ेगा। और ये ब्रिटिशर इतने चालाक थे कि उन्होंने यहाँ की जो लोकल एरियाज थे उनके बीच अपनी संधि कर ली, क्योंकि उनका एरिया कैप्चर हो जाए, हमारा एरिया कैप्चर नहीं होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में इसको बोला जाता है रिंग फाइनेंस की पॉलिसी। दूसरा, जो इलाहाबाद की संधि के बाद एक ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम आया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो 1773 में 1773। उसके बाद वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया। एक पूरे 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद जो ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट थी, जो इलाहाबाद की संधि के बाद आया था, वो पूरा खत्म हो गया। और इसके बाद ये सिस्टम खत्म होने के बाद एक प्योर सिंगल हैंड रूल सिस्टम शुरू हो गया, यानी अगर पूरी जो पावर थी वो अब वारन हेस्टिंग के पास थी। देन अगला है इंपीचमेंट ट्रायल। कंपनी के पास इतना प्रॉफिट था, जो उनके जो वाइसराय थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनके ऊपर इंपीचमेंट के केस चले, यानी उन्होंने करप्शन के चार्जेस लगे। लेकिन कंपनी ओवरऑल कंपनी लॉस में थी और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो प्रॉफिट में थे। इस वजह से जो वारन हेस्टिंग थे, वहां जाकर जब वो इंग्लैंड गए, वापिस गए, तो उनके ऊपर इंपीचमेंट और करप्शन के चार्जेस लगे। तो अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने पूरे इंडिया को एक अलग सोच में बदल दिया। जैसे ये इनके सिस्टम में जब आया परमानेंट लैंड सेटलमेंट आया, दूसरा जब सिविल सर्विसेज आई, जो आज के जो आईएएस है, आईपीएस है, वो सारा सिस्टम इनके उसमें शुरू हुआ। लेकिन इनकी सोच क्या थी, अगर मैं जाऊं
अगर मैं वहां का गवर्नर जनरल बनूंगा इंडिया का, तो मेरे पास फुल अथॉरिटी होनी चाहिए, फुल पावर होनी चाहिए। इस वजह से वहां चेंज भी हुए। तो जो कॉर्नवालिस कोड है ना 1786 में, ये जब आया था, ये इसी वजह से आया था कि कॉर्नवालिस के पास पूरी पावर होनी चाहिए। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सर्विस, मैंने आपको बताया दो तरीके से सिविल सर्विसेज थी, एक कॉन्वेंट थी, एक इनकॉन्वेंट थी। मतलब ये कि एक के पास पूरी अथॉरिटी थी, एक के पास थोड़ी सी कम अथॉरिटी थी। देन परमानेंट लैंड सेटलमेंट, ये ऐसा सेटलमेंट था कि जो वहां की जो लैंड थी रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इन्होंने क्या बोला इस सिस्टम में, क्या परमानेंट लैंड सेटलमेंट में क्या कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे परमानेंट लैंड सेटलमेंट में यह बोला जाता है, अगर हमें 100 रुपए चाहिए हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक 11 रुपए के लिए एक वहां का जो लैंड होल्डर था या फिर कोई मान लो जमींदार था, उसको अपॉइंट कर लिया, और 89 रुपीज हमें मिलने चाहिए, वो कैसे भी करके लाओ, एक फिक्स सोर्स बना दिया। ठीक है, अब अगर आप 11 से ज्यादा करो या आप 12 कर लो या 20 कर लो, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें 89 रुपीज चाहिए। इस पूरे सिस्टम में जो ये लेके आए थे, जो कॉर्नवालिस लेके आए थे, कि हमें 89 रुपीज पक्के हो गए। तो इस वजह से जो वहां के जो लैंड ओनर थे या फिर जो फार्मर थे, उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा, क्योंकि जो ये वाला जो ये 11 रुपए वाले के लिए जो जमींदार थे वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, जिस वजह से ज्यादा इफेक्ट होगा। तो जो इकोनॉमी थी जो इंडिया की, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी थी और वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुकी थी ब्रिटिश के ऊपर। ये था पूरा परमानेंट लैंड सेटलमेंट। देन अगला है थर्ड मैसूर वॉर। मैंने आपको बताया थर्ड मैसूर वॉर जब आया, जब टीपू सुल्तान दूसरी पावर के साथ एंगेज होना चाहता था, फ्रांस के साथ एंगेज होना चाहता था। ट्री ऑफ लिबर्टी, उसने जो बारूद की फैक्ट्री है वो लगाई। उस पूरे प्रोसेस के बाद तीसरा मैसूर वॉर हुआ, लेकिन तीसरे मैसूर वॉर में अच्छे रिजल्ट नहीं आए। किसकी वजह से? क्योंकि टीपू सुल्तान चाहता था कि हम एक्सपेंड करें, लेकिन कॉर्नवालिस ने ऐसा नहीं करने दिया। और कॉर्नवालिस ने जब ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की 1992, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी में टीपू सुल्तान के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए, और वह चार्जेस टीपू सुल्तान जी नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से उसके रिवेन्यू के उसमें टैक्स के चक्कर में उसके 2 लड़कों को भी वो उठा के ले गया। ये था पूरा कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड। देन अगला है लॉर्ड वेल्लेसली। ये इस तरीके से इसने इंडिया को एक्सपेंड किया कि जो सब्सिडरी अलायंस एक इसकी पूरी प्रॉपर संधि थी। अब हम क्या करेंगे, हम आपके राज्य में लोकल एरियाज में, जैसे अवध हो गया और भी जो दूसरे राज्य थे जैसे मराठास थे, उन्होंने क्या किया कि हम आपके एरिया में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। आप सिक्योरिटी जो है, जो आप मिलिट्री खर्चा है वो आप बंद कर दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे बाहर से। इस तरीके से इसने संधि की। लेकिन यह संधि लेके कौन आया था? सब्सिडरी अलायंस ड्यूप्लेक्स का आइडिया था, जो फ्रेंच के गवर्नर थे, कहां? सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में। इस संधि के बाद, सब्सिडरी अलायंस के बाद, जो इंडिया, जो ब्रिटिश के इंडिया के अंदर है, वो बहुत बड़ा एक्सपेंड हो चुका था। कौन कौन से स्टेट थे? जैसे सबसे पहले हैदराबाद और मैसूर, टीपू सुल्तान का एरिया भी इसी सब्सिडी के, इस अलायंस के अंदर ही आया था। अवध आ गया, भोसले, मराठे भी इस संधि के नीचे आ गए, क्योंकि मराठों के बीच में लड़ाई हो चुकी थी। आपस में जो मराठे थे वो आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से उनके जो कॉन्फ्लिक्ट आया बीच में, तो उसका फायदा, भरपूर फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर ने। क्योंकि जब वेल्लेसली था, उसने बहुत अच्छे से जाना कि मराठों के बीच में कैसे लड़ाई करवाई जाए और हम उससे ज्यादा ज्यादा फायदा उठाया जाए। देन अगला है फोर्थ मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान यहां मरा तो उसने वहां से मैसूर को ले लिया सब्सिडरी अलायंस में। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो वहां का जो वाडियार का जो राजा था पहले, जब टीपू, जो हैदर अली से पहले, यानी जब हैदर अली ने पूरा जो मैसूर का जो किंगडम था वो अपने अंडर नहीं लिया था, उससे पहले जो राजा था उसी की लिंगेज का एक आदमी, उसी की आदमी वहां बिठा दिया और उसको सब्सिडरी अलायंस के अंडर ले लिया। देन अगला है सेकंड मराठा वॉर। सेकंड मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट संधि है। एक ट्रीटी ऑफ सलाबाई है, एक ट्रीटी ऑफ सूरत है। ये 3-4 संधि है मराठाओं को लेकर, आप इनको नाम याद करना, कौन सी संधि कब हुई, एस्टेट में पूरा प्रॉपर पूछा जाता है। देन ट्रीटी ऑफ बसीन मैंने आपको बताया मराठाओं के साथ हुई थी, जब दूसरा
दूसरा एंग्लो मराठा वॉर, जब चला भी नहीं था, चलने से पहले जो संधि हुई थी वो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी। देन अगला है सर जॉर्ज बार्लो, एक वेल्लोर में जो म्यूटनी हुई थी, ये किस तरीके की म्यूटनी थी, ये वहां के जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था एक किस्म से, और कई बार इस पे डिमांड की जाती है कि इस पूरी मिटनी को आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित कर दीजिए। देन अगला है लॉर्ड हास्टिंग, हमने जो पढ़ा वो वार्न हास्टिंग था, ये है लॉर्ड हास्टिंग। इस पूरे टाइम पीरियड में दो युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था नेपाल के साथ, दूसरा हुआ था थर्ड मराठा वॉर। तीसरे मराठा वॉर के बाद मराठा खत्म हो चुके थे, जो पेशवा था वो, जो पेशवा का जो टाइटल था वो खत्म हो चुका था। एंड देन एंग्लो जो नेपाल वॉर हुआ था, इन्होंने नेपाल को अपने अंडर ले लिया, ट्रीटी ऑफ सलबाई के अंडर, ट्रीटी ऑफ सगोली के अंडर। और थर्ड मराठा वॉर में ये पूरा पेशवा का सिस्टम खत्म हो चुका था और यहां से इंडिया का जो ब्रिटिश के अंडर ज्यादा से ज्यादा एरिया आ चुका था। अब क्या हुआ था, अब सिख रह गए थे, सिंध रह गया था, अफगान रह गए थे। ये तीन ही पावर जो बड़ी पावर थी वो रह चुकी थी, बाकी सारा जो है वो इंडिया वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका था। देन अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो टाइटल बदल चुका था, यहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ चुका था। एंड दूसरा, इनके टाइम पीरियड में ही जो सती का जो सिस्टम था इंडिया में वो खत्म कर दिया था। उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, वो था राजा राम मोहन राय। उस बंदे ने अपनी भाभी को, जो उनकी जो ब्रदर की वाइफ थी, उनको सती होते हुए देखा था। तो वहां से इंस्पिरेशन लेकर उसने पूरे जो सती सिस्टम है उसको खत्म करने के लिए उसने बहुत काम किए। और जो राजा था, राजा राम मोहन राय, राजा का जो टाइटल था वो अकबर II ने दिया था, क्योंकि अकबर II के लिए वो सैलरी बढ़वाने के लिए जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके पास गया था। देन अगला है एनेक्सेशन ऑफ मैसूर। अब देखो, जब वेल्जली था 1799 में, जब टीपू सुल्तान के अंडर से वो लेकर वडियार के राजा को दे दिया, लेकिन अब उनको ये लगा कि नहीं, हमें मैसूर की जरूरत है, तो मैसूर को अपने अंडर ले लिया। देन अगला है रिजोल्यूशन ऑफ 1835। इस पूरे में क्या हुआ था कि इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, कहां, हाई कोर्ट्स में, क्योंकि हाई कोर्ट कहां से शुरू हो चुकी थी, हाई कोर्ट्स है वो पीछे से ही शुरू हो चुकी थी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो कोर्ट सिस्टम है वो रेगुलेटिंग एक्ट में ही आ गया था। कब, जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता, वहां से कोर्ट सिस्टम शुरू हो चुका था, वहां से कोलकाता की कोर्ट बनना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, सारे एक्ट पढ़ाऊंगा मैं, कैसे कैसे वो डेवलप हुए, कहां का रिक्वायरमेंट पड़ी, वो सारी चीजें करवाई जाएंगी आपको। अगला लॉर्ड मैक्फी, इस बंदे ने इंडिया में प्रेस लाने के लिए बहुत काम किया, इसके दम पे ही जो प्रेस सिस्टम है वो डेवलप हुआ था इंडिया में। देन अगला है लॉर्ड एलन ब्रो। ये सिंध जो सिस्टम था, जो सिंध था, सिंध कहां है आज के दिन, मैं आपको बता देता हूं। सिंध का एरिया आता है जो आज का जो राजस्थान से साइड में एरिया, जो पाकिस्तान का एरिया है, वहां का एरिया जो सिंध कहलाता है, यानी गुजरात और राजस्थान के लगता बॉर्डर एरिया है वो सिंध है। और मैटकाफे ने मैं आपको बताया। और दूसरा है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो स्लेवरी सिस्टम था, जो स्लेव रखते थे राजा महाराजे, उनको खत्म करने के लिए इस बंदे का पूरा सहयोग था। देन अगला है लॉर्ड डलहौजी। मैं आपको बता देता हूं, लॉर्ड डलहौजी इस तरीके का आदमी था, इस विजनरी सोच का आदमी था, उसने इंडिया को पूरे तरीके से डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन इसका सबसे बड़ी जो गलती थी इंडिया की तरफ से मानी जाती है कि इसने पूरे इंडिया को अपने अंडर लेने की कोशिश की। इसी की वजह से जो 1857 की लड़ाई हुई, ठीक है, दूसरा, लेकिन यहां इसका एक सबसे बड़ा वो है, जो झांसी की रानी थी वो इसी की वजह से डेवलप हुई थी। इस बंदे ने एक पॉलिसी लेके आई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी जिस राजा को आगे लड़का नहीं होगा वो जो पूरा राज्य है वो हमारे अंडर आ जाएगा। इस पूरे तरीके से उसने पूरे जो इंडिया को अपने अंडर लेने की पूरी कोशिश की। इसका असली नाम क्या था, जेम्स एंड्रो ब्राउन रामसे। आप याद करना इसका नाम क्या था, क्योंकि पूछा जाता है। देन अगला है सेकंड एंग्लो सिख वॉर। मैंने आपको बताया इसने इंडिया को पूरे तरीके से एनेक्स करने की, यानी पूरे तरीके से इंडिया को अपने अंडर लेने की पूरी कोशिश की, और हर वो चाल अपनाई कि इंडिया को पूरे अपने अंडर ले रहे और ज्यादा से ज्यादा यहां से जो रॉ मटेरियल था वो लेकर जाएं, और उसके बाद हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो
ब्रिटिश राज में चल रहा था उसको एक्सपेंड करे और वहां के गुड हम इंडिया के लाके बेचे। क्योंकि जो बंगाल में जो फेमाइंस आए वो इसकी वजह से आए। इसने क्या किया, रॉ मटेरियल था जो वो अगर वो बाहर जाता तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाते, यानी जाने में ज्यादा टैक्स। अगर वहां का गुड वही गुड आगे इंडस्ट्रियलाइज होकर इंडिया में आता तो उसके ज्यादा प्राइस में बेचते। तो इंडिया की मजबूरी बन गई कि वही गुड लेना है उस चीज पे। इसी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अगर मैं आपको बताऊं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मैंने बताया, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो राज्य था वो कौन सा था, वो सतारा था। सतारा, देन जयपुर एंड संभालपुर इकट्ठे 1849 में, देन भगतपुर, देन उदयपुर, दूसरा फिर झांसी एंड देन नागपुर। और जो अवध बच गया, अवध एक बहुत बड़ा रीजन है। अब मैं आपको देख रहा हूं जो अवध की जो बातें हैं वो कहां से चली हुई हैं। जब हम बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध देख रहे थे वहां भी अवध था। जब हम वेल्जली का जो सब्सिडी अलायंस थी वहां भी अवध था, और यहां भी अवध है। भाई अवध में ऐसा है क्या, अवध का जो रीजन है वो ग्रेट फर्टाइल का रीजन आता है, यानी वहां ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप उगाई जाती है। इस वजह से अवध एक इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। आपने देखा होगा जो पहले के जो किंगडम थे यानी मौर्यास, गुप्ता, जो कहां डेवलप हुए वो अवध के आसपास एरिया, पटना के आसपास एरिया में। यही कारण था क्योंकि वहां फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल की वजह से जो वहां के रिसोर्सेज है, वहां एग्रीकल्चर क्रॉप होती है, और इस वजह से जो फूड सिस्टम है वो डेवलप होता है। अगला है चार्ल्स वुड डिस्पैच। मैंने आपको बताया इस बंदे का बहुत बड़ा रोल था, कहा हर चीज में इंडिया को डेवलप करने में। उसका एक उदाहरण है चार्ल्स वुड डिस्पैच। बेस लेवल से जो एजुकेशन को डेवलप करने की जो कोशिश की थी वो यहां से हुई थी, ठीक है। जो लेडीज को एजुकेशन प्रोवाइड करने वहां इसकी हेल्प की। दूसरा, फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू ठाणे 1853 में। इस बंदे की सोच थी कि हम ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल यहां से लेकर जो कोस्टल एरियाज है वहां लेकर जाएं और वहां से जो शिपों में एक्सपोर्ट करें। ये इसकी पूरी प्रोसेस थी। दूसरा, अगर कहीं मिलिट्री रिक्वायरमेंट पड़ जाए एकदम से तो वहां रेलवे का बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। जो आज रेलवे सिस्टम डेवलप है वो ये नहीं है कि हम ट्रेवलिंग के लिए कर रहे हैं, नहीं। जो रेलवे का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सामान ढोने के लिए या फिर जो आर्मी थी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। एंड देन दूसरा है टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स। सबसे पहला टेलीग्राफ कोलकाता से आगरा आया था। आपको बता देता हूं एक एज ए जनरल नॉलेज। जो पहले टेलीग्राम भेजे जाते थे, आज वाला टेलीग्राम नहीं है मोबाइल वाला, नहीं, पहले और टेलीग्राम होते थे, वो एक लेटर भेजने के काम आता था। वो वाला सिस्टम किसने शुरू किया, वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। देन अगला है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ये रेलवे चलाई। देन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो आज का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक के लिए काम करता है, यानी पब्लिक को सुविधाएं हो, ठीक है, उनको गुड गवर्नेंस की तरफ जो आइडिया था वो यहां से आता है। यहां से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो कैरेक्टर था वो चेंज हो चुका है। अब वो वाइसराय हो चुका है। लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे। एक विडो रीमैरिज एक्ट जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि विडो के लिए दोबारा रीमैरिज हो। तो वहां जो उसमें जो रोल था, जो एज उसको कानून बनाने का जो रोल था, वो लॉर्ड कैनिंग। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने हमारे लिए काम नहीं किए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से इंडिया को चीजें दी। रेलवे दी तो अपनी जरूरत के हिसाब से दी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दिया तो अपने जरूरत के दिया, क्योंकि अगर वहां से रेवेन्यू लेना है, अगर उनको थोड़ी सी सुविधाएं होंगी तो उनको फायदा होगा, तो ही वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया कि हमें ज्यादा फायदा हो और पब्लिक को कम फायदा हो। दूसरा है विडो रीमैरिज एक्ट एंड व्हाइट म्यूटिनी। इस पूरे प्रोसेस के बाद जो लड़ाई थी, जो 1857 की लड़ाई, मैं आपको बताऊंगा क्या कारण रहे कि 1857 की लड़ाई हुई। सबसे जो मेन कारण वैसे आपको बता देता हूं अभी के लिए, क्योंकि इंडिया पूरा एक्सपेंड हो चुका था ब्रिटिश राज के अंडर, ठीक है। दूसरा, एक मेन जो जहां से चिंगारी उठी वो थी कारतूस। उस पूरे कारतूस पे जो उसका जो वो माउथ से छीलना था, मुंह से छीलना होता था, वो पता नहीं उस पर बताया गया या वैसे लगाया गया, लेकिन कुछ स्टडी के अनुसार उस पर यह बताया गया कि उस पूरे जो कारतूस के ऊपर छीलने के गाय का मांस और सुअर का, ये दोनों धर्मों को इफेक्ट करता है, हिंदू और मुस्लिम। तो जिस वजह से जो म्यूटनी थी वो शुरू हो चुकी थी। और बहादुर शाह जफर
वहां के जब मुगल राजा थे तो उनको एक सिंबल हेड बनाकर वहां से वो लड़ाई नहीं लड़ी गई। जब हम लड़ाई पढ़ेंगे वो पूरा आपको समझाऊंगा। अगला है लॉर्ड मायो। एक सेंसस का एक आर्टिकल मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो कि कैसे सेंसस डेवलप हुआ और कैसे सेंसस 2025 होने वाला है। करंट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है मैं आपको बता देता हूं, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। लॉर्ड मायो के शुरुआत में जब सेंसस हुआ 1872 में, ठीक है। देन अगला है फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि हम आगे जाएंगे, ठीक है, और पूरा एरिया एनेक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये था लॉर्ड मायो के उसमें। अब है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो कंपैरिजन है वो एक बहुत करूर वायसरॉय में किया जाता है, क्योंकि उसने इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करने की कोशिश की है। पहले क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया केसरे हिंद का कि यही सुप्रीम है, ठीक है। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए। वहां से जो प्रेस सिस्टम है, जो मैट काफे, जो 1835 में जो प्रेस की रेगुलेशन कम हुई थी, उसके बाद यहां आकर रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छाप सकते, उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। वो सारी चीजें जो लिटन जो कर सकता था वो किया। दूसरा आर्म्स एक्ट यानी आप कोई हथियार रखोगे तो उस पर बैन लगा दिया, ठीक है। देन अगला है फेमाइन। इसके पूरे केस में फेमाइन आया क्योंकि इंडिया इतना ज्यादा इफेक्ट हो चुका था, जो इकोनॉमी थी वो तहस नहस हो चुकी थी। अब फूड नहीं था, आप कॉमर्शियल उगवा रहे थे, इंडिगो नील की खेती आ चुकी थी, वो सारी चीजें इफेक्ट कर रही थी। देन अगला है एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। एग्रेसिव पॉलिसी मतलब हम अफगानिस्तान को हासिल करके रहेंगे, क्योंकि उनको रशिया का डर था, कभी रशिया आ जाए और रशिया के तहत वो इंडिया में आकर राज कर ले और हमारा जो एरिया जो हमने कैप्चर किया वो हमसे छिन ना जाए। देन अगला है फर्स्ट दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया। देन टाइटल, राय बहादुर का टाइटल जो दिया था खान बहादुर, उन सब जो टाइटल दिया खान बहादुर को। और देन लास्ट है आज के लिए लॉर्ड रिपन। इस बंदे ने कुछ हद तक जो लिटन की जो पॉलिसी थी उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रेशर था उसकी वजह से ये ठीक नहीं कर पाया। पहला रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस एक्ट लगाया था, जो रेगुलेशन लगाई थी उसको हटाने की कोशिश की। दूसरा फैक्ट्री एक्ट लेके आया। पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881। उस एक्ट में क्या था, कुछ जो लिमिटेशन थी कि आप बच्चों को लेबर पे रख सकते, एक दिन की छुट्टी मिलने शुरू हो गई बच्चों को, ठीक है, महिलाओं से ज्यादा काम नहीं करवाओगे, वो जो सिस्टम था वो फैक्ट्री एक्ट में आया। मैं सारी चीजें आपको करवाऊंगा टाइम टू टाइम, एज आप समझ लो कि किसके टाइम पीरियड में क्या आया। देन अगला है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो आज का जो पंचायत सिस्टम है, म्युनिसिपैलिटीज है, वो यहाँ का, क्योंकि इसने एज ऑर्गेनाइज सिस्टम में इलेक्शन करवाना और वहां के जो इलेक्टेड हेड है उनसे बात करना शुरू किया था। देन अगला है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी ऐसी थी कि जो इंग्लिश केस है, यानी किसी इंग्लिश ब्रिटिश बंदे के ऊपर केस है, तो उसका जो केस है वो सिर्फ ब्रिटिश जज ही चुनेगा, वो इंडियन जज नहीं सुन सकता। यहां ये कंट्रोवर्सी थी, इस पूरे पे कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन लास्ट में ये बदल दिया गया, ठीक है। ये था हमारा पूरा टॉपिक आज वाइसराय का। कल हम शुरुआत करेंगे लॉर्ड डफरिन से, और लॉर्ड डफरिन से लास्ट में जो माउंटबेटन प्लान है वहां तक हम पूरा जो वाइसराय का सिस्टम है वो देखेंगे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब आरडोर एडुटेंट। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, मोरल सपोर्ट कीजिए। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।